नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम आज की क्लास में करेंगे हमारा चैप्टर 12 में वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम जानेंगे। इट मीन्स फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में हम पढ़ने वाले। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार उसका फटाफट कोई रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने जस्ट चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, जो कि हमारा क्या था, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। और उस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाने थे, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य जाने थे, प्रोटीन जाना था, प्रोटीन के कार्य जाना था, विटामिन के बारे में पढ़ा था, विटामिन का वर्गीकरण देखा था। हमने देखा था विटामिन के जो है क्या है, दो तरह के वर्गीकृत किया गया है विटामिन को। एक क्या, जल में घुलनशील विटामिन, और एक क्या है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो हमारा जल में घुलनशील विटामिन था, इट मीन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपने ये क्लास देखी होगी, जो कि आज मॉर्निंग में ही हुई है। अगर देखी है तो आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो को देख करके देन आप ये जो हम पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ने वाले हैं, तब आप इस वीडियो को देखिए, उससे आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमने देखा था जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें हमने कुछ विटामिन देखे थे। सपोज विटामिन B1, जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 देखा था, फिर इसको राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 देखा था, इसको निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B5 देखा था, जिसको दूसरा नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 देखा था, जिसका दूसरा नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी कितना देखा था हमने, विटामिन B7 देखा था, जिसको बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9 देखा था, जिसको फॉलिक अम्ल कहते हैं, इट मीन्स फॉलिक एसिड। विटामिन B12, जिसको कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B17 देखा था, जिसको हमने लेटेराइल भी कहते हैं। फिर विटामिन C यानी कि स्कारबिक अम्ल, इट मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड भी हमने देखा था। साथ ही साथ हमने इन सारे विटामिन के स्रोत देखे थे। इट मीन्स ये सारे विटामिन पाए कहाँ कहाँ से जाते हैं, इनके कार्य क्या हैं, और इनके अभाव में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनको बहुत ही डिटेल में हमने हमारे प्रीवियस क्लास के माध्यम से किया था। इसी तरह इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि कंटिन्यू हमारी चल रही है। और अभी तक हमने क्लास 6 से 8 कंप्लीट कर लिया है। हम अभी कर रहे हैं क्लास 9 की पढ़ाई, जिसको करने का हमारा उद्देश्य यही है फ्रेंड्स, कि एक बार आप अपने होम साइंस को अच्छी तरह से पढ़ डालिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 6 से 8 की वीडियोज़ को नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ उन वीडियोज़ को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई करने के लिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस वीडियो को हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा बन सके। और हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, चाहे लाइक के माध्यम से, डिसलाइक के माध्यम से, या फिर कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हाँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं, साथ ही साथ आप रिस्पॉन्स भी अवश्य किया करिए। आपका एक रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखा करिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास का रिवीजन ले लिया, चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, जो कि हम करने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, उनके नाम, उनके स्रोत, उनके कार्य क्या क्या हैं, और उनके अभाव से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं, सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, इट मीन्स इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये मिलता कहाँ से है, गाजर, टमाटर, हरी सब्जियां, पपीता, आम, दूध, मछली तथा यकृत के तेल। तो इन सभी से क्या है, विटामिन ए, इट मीन्स रेटिनॉल हमें प्राप्त होता है। इसके कार्य क्या है, दृष्टि वृद्धि,
तथा उपकला ऊतकों के विभेदीकरण के लिए आवश्यक भूमिका निभाता है। कौन? विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल। और इसकी कमी से क्या बीमारी होती है? रतौंधी। इट मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। रतौंधी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। शाम और रात को कम दिखाई देना। जीरोपैथेल्मिया जीरोफ्थैल्मिया आँख की कार्निया का कठोरीकरण। तो ये जितने भी रोग हैं ये किसके कारण होते हैं? ये विटामिन ए की, इट मीन्स रेटिनॉल की कमी के कारण होते हैं। दूसरा विटामिन देख लेते हैं जो हमारा वसा में घुलनशील है, विटामिन डी। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और ये कैल्सीफेरॉल हमें मिलता कहाँ से? मछली के यकृत, तेल, सूर्य के प्रकाश से। अब इसके कार्य क्या क्या है? यह आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है तथा हड्डियों में नियंत्रित कैल्शियम निक्षेपण में सहायता करता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स, इट मीन्स सूखा रोग, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया। जो वयस्क लोग होते हैं उनमें क्या होता है? ऑस्टियोमैलेशिया या अस्थि मृदुता। इसमें हड्डियां क्षीण व लचीली हो जाती हैं। किसमें? विटामिन डी, इट मीन्स कैल्सीफेरॉल की कमी से। अब नेक्स्ट विटामिन देख लेते हैं जो वसा में घुलनशील है, विटामिन ई। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से? टोकोफेरॉल। इट मीन्स विटामिन को और किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये मिलता कहाँ से है? सब्जियों का तेल जो होता है उससे मिलता है। अंकुरित गेहूं, सूरजमुखी का तेल, अंडा, वनस्पति वसा में ये पाया जाता है। क्या? विटामिन ई, इट मीन्स टोकोफेरॉल। और इसका कार्य क्या क्या है? प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक आरबीसीएस की संरचना और शरीर की पेशियों को संभालने का इसका कार्य है। इसकी कमी से क्या होता है? प्रजनन विफलता, पेशियों की दुर्बलता, अनीमिया होती है। प्रजनन विफलता, पेशियों की दुर्बलता, अनीमिया किसकी कमी से होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन ई, इट मीन्स टोकोफेरॉल की कमी से। नेक्स्ट विटामिन हम देख लेते हैं विटामिन के। और ये जो हमारा फ्रेंड्स विटामिन के है ना, ये 3 भागों में बटा है। किसमें? विटामिन के 1, विटामिन के 2 और विटामिन के 3। तो विटामिन के 1 को किस नाम से जानते हैं? फिलोक्विनान के नाम से जानते हैं। विटामिन के 1 को किस नाम से जानते हैं? फिलोक्विनान। और विटामिन के 2 को मेजॉक्विनान। विटामिन के 1 को फिलोक्विनान के नाम से जानते हैं। विटामिन के 2 को किस नाम से जानते हैं? मेजाक्विनान के नाम से। और विटामिन के 3 को मेनाडियोन के नाम से जानते हैं। और ये तीनों विटामिन यानी कि विटामिन के 1, विटामिन के 2, विटामिन के 3 कहाँ से हमें मिलता है? पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, पनीर, अंडा, बड़ी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? रुधिर का थक्का जमने के समय वृद्धि, अधिक रुधिर स्राव को रोकना। और फिर ये इसके अभाव से क्या होता है? रुधिर थक्का जमने में इसका विकार, यानी कि रुधिर थक्का नहीं जो हमारे रक्त में जो थक्का पाया जाता है वो जम नहीं पाता। तो रुधिर थक्का जमने में विकार किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के कितने भाग है? विटामिन के 1। विटामिन के 1 का दूसरा नाम क्या है? फिलोक्विनान। विटामिन के 2 को और किस नाम से जानते हैं? मेजाक्विनान। विटामिन के 3 को और किस नाम से जानते हैं? मेनाडियोन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स क्या कुछ विटामिन जो कि हमने देखे, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो प्लीज़ एक पेन एक रफ लेकर के बैठा करिए, जिसमें जो भी मैं बोलती जाती हूँ उनको आप साथ साथ लिखते भी जाया करिए। इट मीन्स अपना एक हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको लिखते जाइए, बाकी आप सुनते जाइए। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको होम साइंस की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप हर एक पॉइंट को अगर लिखते जाएंगे तो आपको क्या होगा, सुनेंगे साथ में लिखेंगे, उससे चीज़ें बहुत ही जल्दी आपके माइंड में फीड होंगी। प्लीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने अभी पढ़ा विटामिन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके नाम, इसका दूसरा नाम, ये कहाँ से पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या क्या है, इनकी कमी से होने वाले रोग, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और जहाँ समझ में नहीं आता कमेंट करके हमसे अवश्य पूछिएगा। हम आपके प्रश्न का
जवाब देने का फ्रेंड्स पूरे का पूरा प्रयास करेंगे। आई होप आवाज़ थोड़ी सही आ रही होगी अभी, क्योंकि थोड़ी सी कट रही थी बीच में हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वसा। वसा के बारे में हम जान लेते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। वसा क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाला शरीर को प्रमुख पोषक तत्व है। इसके अणु ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल के संयोग से बनते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट के समान हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। किसमें? वसा में। यह जल में अघुलनशील है। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तथा त्वचा के नीचे एकत्र होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। शरीर में इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में ह्रास होता है, यानी कि वजन कम होता है तथा शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इट मीन्स रुक जाता है। यह मुख्यतः घी, तेल, मक्खन, दूध, मांस, मछली, मूंगफली इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, जिससे मानव में हृदय संबंधी एवं उच्च रक्तचाप इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि वसा की कमी भी नहीं होना चाहिए और वसा की अधिकता भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा वसा, आपके शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो गई तो उससे आपको क्या होगा? हृदय संबंधी रोग भी हो सकता है। अब वसा के कार्य देख लेते हैं। पॉइंट 1 है, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स वसा के रूप में संचित रहते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। पॉइंट 2 है, ये ताप नियंत्रक होते हैं तथा प्रोटीन्स के साथ मिलकर कोशिका कला का निर्माण करते हैं। तो ये तो जाना हमने वसा के बारे में, उनके कार्य देखे। नेक्स्ट हमारा जो देखते हैं तत्व, वो क्या है? खनिज लवण। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है। खनिज लवण क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। प्लीज फ्रेंड्स इसको आप नोट्स बना के लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। इसकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए होती है। खनिज लवण शरीर में होने वाली अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करते हैं। ये ऊतकों, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में सहायक होते हैं। तो ऊतकों, हड्डियों, दांतों की रचना में कौन सहायक होते हैं? तो खनिज लवण। अब देख लेते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लवण निम्नलिखित है। नंबर 1 सोडियम। इसका प्रमुख कार्य पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण एवं रक्त दाब नियंत्रण में सहायता करना है। सोडियम की अधिक मात्रा ग्रहण करने पर व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार हो सकता है। साधारण नमक, मछली, अंडे, मांस, दूध इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। शरीर के लिए इसकी दैनिक आवश्यकता 2.5 ग्राम प्रतिदिन है, यानी कि डेली आपको 2.5 ग्राम सोडियम लेना चाहिए। नंबर 2 पोटेशियम। यह लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। पोटेशियम जो है लगभग हर खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है तथा हृदय गति को नियमित बनाए रखने में सहायता करता है। यह मुख्यतः मांस, अंडे, दूध, हरी सब्जियां एवं सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है। तो पोटेशियम प्रमुख रूप से किस में पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। मांस, अंडे, दूध, हरी सब्जियां एवं सोयाबीन में पोटेशियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। पोटेशियम की कमी से हृदय गति और शरीर की मांसपेशियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे डेली डाइट में पोटेशियम भी हो। अब पॉइंट 3 देख लेते हैं, कैल्शियम। यह विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, चना, रागी, मछली इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। यानी कि जो कैल्शियम मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? तो पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, चना, रागी, मछली, इन सभी में जो है कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं खनिज लवण में हमारा पॉइंट 4 है, फास्फोरस। यह कैल्शियम से संबंध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? फास्फोरस। यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। दूध, पनीर, हरे पत्तीदार सब्जियां, बाजरा, रागी, जई, आटा, यानी जो जई का आटा होता है, कलेजी, गुर्दे इत्यादि फास्फोरस प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। मानव शरीर में इसकी दैनिक आवश्यकता 1.2 ग्राम है। यानी कि क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि मानव शरीर में फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1.2। सोडियम की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 2.5। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम प्रत्येक दिन मानव को कितना लेना चाहिए? 2.5 ग्राम। और फास्फोरस कितना लेना चाहिए? 1.2 ग्राम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो खनिज लवण है हमारा लौह खनिज। लौह खनिज लाल रक्त कणिकाओं, इट मीन्स
RBCS में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है। लौह खनिज की कमी के कारण शरीर में अल्प रक्तता नामक बीमारी हो जाती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, भूख नहीं लगना इत्यादि अरक्तता के प्रमुख लक्षण हैं। यकृत, तेल, अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। किसके? लौह खनिज के। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 20 मिलीग्राम लौह खनिज की आवश्यकता होती है। यानी कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसको डेली कितना खनिज लौह लेना चाहिए? तो 20 मिलीग्राम लौह खनिज लेना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा जो है खनिज लवण कौन सा है? आयोडीन। या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। शरीर में इसकी कमी होने से घेंघा या गलकंड यानी कि गुटायर नामक रोग होता है। यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा या गलकंड नामक रोग हो जाता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक इत्यादि हैं। नेक्स्ट हमारा जो खनिज लवण है सल्फर, यह बालों तथा नाखूनों की उचित वृद्धि में सहायक होता है। शरीर में सल्फर की कमी होने से व्यक्ति के बालों तथा नाखूनों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। पॉइंट 8 है खनिज लवण में क्लोरीन। यह शरीर में अम्ल तथा क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। शरीर में इसकी कमी होने से शरीर की वृद्धि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। साधारण नमक इसका प्रमुख स्रोत है। तो साधारण नमक किसका प्रमुख स्रोत है? तो क्लोरीन का जो है साधारण नमक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट खनिज लवण है हमारा मैग्नीशियम। शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय की क्रिया में मैग्नीशियम सहायता प्रदान करता है। यह मुख्यतः दालें, अनाज, सब्जियां, केले तथा खजूर में पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? दालों में, विभिन्न प्रकार के अनाज में, सब्जियों में, केलों तथा खजूर में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा खनिज लवण है वो क्या है? हमारा तांबा। यह मुख्यतः यकृत, तेल, मांस, विभिन्न अनाज, चाय, कॉफी तथा कोको में पाया जाता है। तांबा शरीर में वसा, लौह तथा विटामिन सी के सुचारू रूप से अवशोषण में सहायक होता है। तांबे की कमी से शरीर में अनीमिया रोग हो जाता है। तो ये तो था हमारा तांबा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हमारा क्या खनिज लवण समाप्त होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है देख लेते हैं वो है हमारा जल यानी कि वाटर के बारे में जानते। आहार के 6 अनिवार्य तत्वों में जल एक विशेष महत्व है। यानी कि जल का एक विशेष महत्व। अन्य पोषक तत्वों के समान जल से शरीर का पोषण नहीं होता, परंतु जल के बिना अन्य पोषक तत्व शरीर के लिए व्यर्थ भी हैं। अतः शरीर के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। शरीर में जल की बहुत अधिक मात्रा स्वतः ही विद्यमान रहती है, परंतु जल की कमी के कारण निर्जलीकरण हो जाता है। यानी कि डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, जो शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। H2O है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव्य होता है। तो ये जल के कुछ गुण आप इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। शुद्ध जो जल होता है वो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा जंक फूड। इसी के बाद हम अपनी इस क्लास को समाप्त करेंगे। जंक फूड के भोज्य पदार्थ होते हैं। जंक फूड जो होते हैं वह भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं शर्करा मीन शुगर पाए जाते हैं एवं इनके पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि की न्यूनता पाई जाती है, जिस कारण से ये हमारे शरीर के तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। वर्ष 1972 इट मीन्स 1972 में माइकल जैक बसन ने सर्वप्रथम जंक फूड का नाम दिया था। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे चिप्स, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक आदि। इनके अधिक सेवन से शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जंक फूड तैलीय होते हैं और इनमें पोषक तत्वों की कमी के कारण इन्हें पचाने में कठिनाई होती है एवं शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क का उचित विकास नहीं हो पाता। जंक फूड में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल हृदय एवं लीवर के लिए हानिकारक होता है, जिससे शरीर में अनेक बीमारियां एवं वजन बढ़ जाता है। इसके साथ ही इनके ज्यादा सेवन से शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ने के कारण मधुमेह इट मीन्स डायबिटीज व आलस्य का सामना
करना पड़ता है। तो जंक फूड आपने देखा कितना हमारे लिए हानिकारक है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1972 इट मीन्स 1972 में क्या माइकल हाँ माइकल जैकबसन ने, जो माइकल जैकबसन थे, इन्होंने सर्वप्रथम जंक फूड का नाम दिया था। इन सभी जो चीज़ें हैं क्या, चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी को जंक फूड का नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो माइकल जैकबसन के द्वारा प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ? 1972 इट मीन्स 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जितने भी बैलेंस डाइट हमने जो पढ़े थे, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज लवण हो, जल हो, है, तो ये सभी हमारे साथ ही साथ इनके कंप्लीट हुए हैं। और हमने जंक फूड भी एक उसमें ऐड करके पढ़ा। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई हो, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस पढ़ाते चली जा रही हूँ, हैं। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। अच्छी लगती है वीडियो तो भी, नहीं लगती है तो भी। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, होली भी सेलिब्रेट कीजिए। कल है होली, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।